नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत जानकी बहन से होती है, जो कि बाघ के किए हुए इंसल्ट को सुनने के बाद ये कहने लगते हैं कि माफ़ करना लीला बहन, भगवान जी ने आपको सब कुछ दिया है पर घर पे आए हुए मेहमानों से बात करने की रिस्पेक्ट देना शायद भूल गए हैं। बाघ फिर जानकी बहन को बोलती है कि आप कहाँ से मेहमान हो गई, आप तो अनुपमा के साथ काम करने वाली औरतों में से एक हो ना। अनुपमा फिर बा को नाराज़ होते हुए बोलती है कि तो क्या हुआ बा, आप कर्म और कर्म करने वाले कर्मचारी इन दोनों का अपमान कर रही हो। जानकी बहन फिर अनुपमा को रोकती है और बोलती है कि अनु बहन प्लीज़ रहने दीजिए, फेस्टिवल के दिन आप नाराज़ मत होइए, मैं चली जाती हूँ। अनुपमा फिर जानकी बहन को कहती है कि नहीं जानकी काकी, ऐसा मत कीजिए, आपको मेरी कसम, आप खाना खाकर ही जाएंगी, वो भी मेरे लिए। फिर अनुपमा स्टील के प्लेट से जानकी बहन को खाना देने लगती है। बा फिर ये देखकर अनुपमा को कहने लगती है कि तूने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। अनुपमा फिर बोलती है कि आपने जो बोला वो मैंने सुना, लेकिन जो आपने किया वो भी मैंने देखा। बा फिर ये बोलती है कि सब कुछ देखकर भी तू दोबारा स्टील की प्लेट से जानकी बहन को खाना परोस रही है। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ परोस रही हूँ। बा फिर बोलती है कि पर क्यों। अनुपमा फिर बोलती है कि क्योंकि मेरे पास चांदी की थाली नहीं है, वरना अगर चांदी की थाली होती या फिर सोने की भी थाली होती ना तो उसमें भी मैं परोसती खाना। लोग मेहमान का रिस्पेक्ट करना तो सीख जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वाली और हमारे साथ काम करने वाली का रिस्पेक्ट भूल क्यों जाते हैं लोग, ये समझ नहीं आता। जब हमारे घर में मेहनत से रोज़ी रोटी कमाने वाला आता है और हमारे लिए काम करने आता है तो उसके लिए अलग ग्लास अलग थाली क्यों। क्या हम बर्तन घर में धोते नहीं हैं। जानकी बहन का हाथ का बना खाना आप खा सकती हैं बा, लेकिन जानकी बहन के साथ बैठकर खाना खाने में आपको दिक्कत हो रही है। फिर तभी पाखी अनुपमा को रोकते हुए बोलती कि वाह मम्मी, पहले तो ये राही, फिर ये प्रेम और अब ये जानकी बहन, कल को उठ के आप किसी भी भिखारी को लाकर हमारे बराबर बिठा लेंगे और बोलेंगे कि ये मेहमान है, इनकी सेवा कीजिए। बा भी फिर ये बोलती कि इस घर में सिर्फ तेरी मर्जी नहीं चलेगी, समझी तू अनुपमा। फिर अनुपमा किसी की बात ना सुनकर जानकी बहन को खाना का एक निवाला खिलाती है और बा को बोलती है कि मैं अपनी मर्जी तो चला ही नहीं रही हूँ बा। बा फिर ये बोलती है कि तो फिर किसकी मर्जी चला रही है तू। अनुपमा फिर ये बोलती है कि मैं कान्हा जी की मर्जी चलाती हूँ। जब सुदामा जी कान्हा जी से मिलने उनके महल में आए थे ना बा, तो कान्हा जी ने खुद द्वार पे उनके चरण धोकर उनका स्वागत किया था और फिर अपने आसन पे बिठाकर उन्हें खाना खिलाया था। तब उन्होंने ये नहीं देखा था कि सुदामा जी अमीर है या गरीब। और श्री राम के भी जो दोस्त थे वो कोई राजा महाराजा नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ नदी पार कराने वाले केवट थे। तो अगर हम श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और मन में जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब ये सब रखते हैं तो हमारी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। अनुपमा फिर पाखी की तरफ देखकर ये बोलने लगते कि हमारे यहाँ पर किसी की इंसल्ट करने के लिए गरीब भिखारी जैसे शब्द जो लोग यूज़ करते हैं ना, तो उन्हें मैं याद दिला दूं कि हमारे देश में भगवान के अनेक रूप में दरिद्र नारायण भी एक रूप होते हैं और जिस संस्कृति में गरीब की पूजा भी की जाती है। ऐसे संस्कृति वाले देश में तुम लोग गरीब लोगों का अपमान कर रहे हो। बस कुछ लोगों की इसी सोच की वजह से ये देश आगे नहीं बढ़ पाता। जिस दिन हम सब इंसान को इंसान समझने लगेंगे ना, उस दिन देखना हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आज त्यौहार है तो त्यौहार को ज़रा शांति से मानते हैं, इसीलिए सब शांति से खाना खाएं। फिर अनुपमा प्रेम को भी खाने के लिए बुलाने लगती है तो बोलती है कि आजा बेटा तू भी बैठ जा। प्रेम फिर ये बोलता है कि मैं एक बार परोस देता हूँ सबको खाना, फिर बैठता हूँ। फिर माही भी प्रेम की आकर मदद करने लगती है, फिर दोनों सबको खाना परोसने लगते हैं। फिर प्रेम भी खुद आकर बैठकर सबके साथ खाना खाने लगता है। फिर तभी बा ये सब देखकर मन में ये कहने लगती है कि इस अपमान का बदला तो मैं ज़रूर लेकर रहूँगी। फिर दूसरे सीन में आद्या को उसके दोस्त बबली का फ़ोन आता है। फिर आद्या फ़ोन उठाती है तो उसे एक ऐसी खबर मिलती है जिसे वो सुनकर बहुत पैनिक करने लग जाती है। अंतमा फिर आद्या को ऐसी हालत में देखकर भागकर आती है उसके पास और पूछती है कि क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। आद्या फिर रोते हुए बोलती है कि वो आश्रम में पिंटू छत से नीचे गिर गया, अब हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। अंतमा फिर उसे बोलती है कि तू फिक्र मत कर, मेरे ऑर्डर के पैसे अभी आने वाले हैं, तो जैसे ही पैसे आते हैं तब हम सबसे पहले पिंटू के इलाज के लिए पैसे भेज देंगे। आद्या फिर बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। अंतमा फिर बोलती है कि ये सब बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी बच्चे का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तभी ये बात बार पाखी सुन लेते हैं। फिर पाखी ये बोलती है कि मैं एक सिल्वर कॉइन क्या लेकर आई थी कल, तो इतना भाषण दे दिया था मम्मी ने, पर यहाँ आश्रम वालों पे पैसे लुटा रही हैं। तभी इसी बीच घर के बाहर तोशु को केतन भाई ऑर्डर के पैसे दे देते हैं, तो वो पैसे लेकर खुशी से घर के अंदर आने लगता है। फिर बा उसे रोक रोक लेती है और बोलने लगती है कि ये पैसे मुझे दे दे। तोशु बोलता है कि क्यों। बा बोलती है कि अगर ये पैसे अनुपमा के हाथ लग गए ना तो वो पानी की तरह इसे बहा देगी। तोशु फिर बा को बोलता है कि अगर मम्मी पूछेंगी तो क्या बोलेंगे हम। बा फिर बोलती है कि अगर वो पूछेगी ना तो मेरी सुनेगी।
तो ये पैसे तू मुझे दे दे। तोशु फिर वो पैसे बा को दे देता है और बोलता है कि मैं दे तो रहा हूँ पैसे आपको, पर मम्मी को आप ही संभाल लेना, क्योंकि मुझे उनका 5 पन्नों का भाषण सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर तोशु वहाँ से चला जाता है। फिर वो पैसे बा अपने पास रख लेती है और अपने रूम पे आती है, तो वो डॉली को अपने रूम में बैठा देखती है। तो बा डॉली को आकर पूछती है कि क्या हुआ, तू मेरे रूम में क्या कर रही है। डॉली फिर बोलती है कि मम्मी, वो माँ ही मेरे रूम के पर्दे बदल रही थी ना, तो धूल धूल ना उड़े इसीलिए यहाँ आकर मैं बैठ गई। बा फिर बोलती है कि अच्छा किया तूने। और फिर डॉली को बा ये भी कहती है कि पाखी की बेटी कमाती है, अनुपमा और किंजल भी कमाते हैं, सिर्फ इस घर में मैं और तू ही हैं जिसे 10-20 रुपए की चीज़ अगर खरीदनी हो ना तो अनुपमा के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। मैं जानती हूँ डॉली कि कितने वर्षों से तू अपनी इच्छाओं को मार रही है। इस घर में तो सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद लेते हैं, बस तूने कभी कुछ नहीं खरीदा। डॉली फिर ये बोलती है कि कहाँ से खरीदूँ मैं, मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। तभी बा अनुपमा के ऑर्डर के पैसों से डॉली को कुछ पैसे निकाल कर देती है और बोलती है कि तू ये पैसे ले, चुपचाप जा और तेरी पसंद का जो तुझे मन करे वो खरीद कर लेकर आ। डॉली फिर बा को बोलती है कि पर मम्मी, इतने सारे पैसे आपके पास आए कहाँ से। बा बोलती है कि तू बस आम खा, गुटली मत गिन। डॉली बोलती है कि थैंक यू मम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती कि भाभी से पैसे मांगने से मुझे कितनी शर्म आती है। पहले जब मैं नौकरी करती थी तो अपनी कमाई के पैसे खुद पर खर्च करती थी, और अब कुछ रुपयों के लिए भी हाथ फैलाने पड़ते हैं। बा फिर डॉली को बोलने लगती कि अब नहीं फैलाने पड़ेंगे हाथ, जब भी तुझे ज़रूरत पड़े ना तो तू मुझसे आकर पैसे मांग लेना, इसलिए जा अभी जाकर शॉपिंग करके आ। फिर डॉली वहाँ से खुश होकर चली जाती है। बा फिर उन पैसों को देखकर ये बोलने लगती है कि अनुपमा, ये पैसे तेरी बेटी के लिए नहीं बल्कि मेरी बेटी के लिए अब काम आएंगे। फिर बा उन पैसों को अपने तिजोरी में रख देती है। तभी वहाँ कमरे के बाहर खड़ी ईशानी ये सब चुपके से देख रही होती है, और वो ये भी देख लेती है कि बा अपनी तिजोरी की चाबी एक फ्लावर वाश में छुपा कर रख रही होती है। फिर सीरियल में आगे अनुपमा केतन भाई का इंतज़ार करने लगती है और बोलने लगती है कि ये केतन भाई कहाँ चले गए, ऑर्डर के पैसे लेकर अब तक आए क्यों नहीं। फिर माँ ही अनुपमा को चिंतित देखती है तो आकर बोलती है कि अनुड़ी, इतना टेंशन मत लो, आ जाएंगे पैसे। अनुपमा फिर बोलती है कि बस आ जाएं बस। तभी फिर आद्या घबराते हुए अनुपमा के पास आती है और बोलती है कि पैसे कहाँ गए, आपने कहा था ना पैसे आने वाले हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि केतन भाई अब तक आए नहीं, बस आते ही होंगे। आद्या फिर बोलती है कि आप उनको कॉल करके बोलिए ना कि वो जल्दी आ जाएं। यही बोल रही होती है। फिर अनुपमा और आध्या डॉली, पाखी और किंजल को देखती हैं जो कि शॉपिंग करके घर आ रही होती है। तभी आध्या अनुपमा को ये सब देखकर गलत समझ लेती है और बोलती है कि इनकी शॉपिंग के लिए पैसे हैं, पर वहाँ एक बच्चे की जान जा रही है तो आपके पास उनके लिए पैसे नहीं हैं। दिवाली की शॉपिंग एक इमरजेंसी से ज़्यादा ज़रूरी होगी आपके लिए। अनुपमा बोलती कि ऐसा नहीं है बेटा, तू गलत समझ रही है। आद्या फिर बोलती कि वैसे भी मैं क्यों रो रही हूँ और मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्योंकि ये सब तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था। और मैं तो ये भूल भी गई थी कि शाह फैमिली हमेशा आपको अपनी जूते की नोक पे रखते हैं, और आपके लिए हमेशा ये लोग ही आपकी प्रायोरिटी रहे हैं। कुछ भी नहीं बदला, ना आप और ना आपकी प्रायोरिटीज़। ये बोलकर आध्या वहाँ से गुस्से होकर चली जाती है। फिर अनुपमा आध्या की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। फिर सीरियल में आगे ये दिखाया जाता है कि ईशानी बा के कमरे में चुपके से आती है और तिजोरी की चाबी को लेकर तिजोरी खोलने लगती है, और उसमें जो पैसे होते हैं वो सब वो ले लेती है। फिर वहीं आध्या भी बा के कमरे से गुजर रही होती है, तो उसकी नज़र भी वही आधी खुली हुई तिजोरी पे पड़ती है, तो वो तिजोरी की ओर बढ़ती है और आती है और उसे वो पैसे वहीं पड़े हुए बाहर दिखते हैं। फिर ईशानी भी उन पैसों को ले नहीं पाती और उसी कमरे में चुपके आध्या को देख रही होती है। फिर दूसरी ओर अनुपमा को बा आरती करने के लिए बुलाती है, तो अनुपमा बा को बोलती है कि आप लोग आरती शुरू करिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। बा फिर बोलती है कि लक्ष्मी का इंतज़ार कर रही है और लक्ष्मी माँ की आरती करने से मना कर रही है तू। फिर बा के बार बार कहने पर अनुपमा आकर आरती करने लगती है। फिर अगले सीन में आद्या उन पैसों को लेने वाली होती है, तभी वो रुक जाती है और द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे द्वारकाधीश जी, मैं जानती हूँ कि चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, पर मुझे पैसे चाहिए पिंटू के इलाज के लिए, तो मैं बस ये आपसे उधारी समझ के ले रही हूँ। फिर पूरे पैसे वापस कर दूंगी, इसलिए अभी मेरी हेल्प कर दीजिए कान्हा जी। तभी ईशानी चुपके से वहाँ खड़े होकर ये सब सुन रही होती है और कहने लगती है कि ये पैसे तो मुझे चाहिए थे, मोटी बा का अगर ये पता चला तो पूरा घर सर पे उठा लेंगी। फिर ईशानी अपना फ़ोन निकालती है और सारा कुछ वीडियो रिकॉर्ड करती है आद्या को पैसे चुराते हुए। फिर आद्या वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। घर पे फिर आरती खत्म हो जाती है, तो अनुपमा केतन भाई को बाहर आकर फ़ोन करती है, बोलने लगती है कि केतन भाई ज़रा पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो अगर जल्दी भिजवा देते पेमेंट तो अच्छा होता। केतन भाई फिर ये बोलते हैं कि मैं पैसे तो मैंने कब के दे दिए हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि क्या पैसे दे दिए हैं, पर कब और किसको। केतन भाई फिर बोलते हैं कि मैंने तोशु को दे दिए हैं पैसे। फिर अनुपमा केतन भाई को थैंक यू कहकर फ़ोन रख देती है और आकर तोशु को पूछने लगती है कि तोशु, केतन भाई पैसे देकर गए हैं तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं, और कहाँ गए पैसे। तोशु फिर डर जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। फिर बा बीच में आकर बोलती है कि तोशु से वो पैसे मैंने लिए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। अनुपमा फिर बोलती है कि ऐसे कैसे ले लिए पैसे आपने, एक बार बोलना तो चाहिए था ना आपको।
अब मुझे उन पैसों की ज़रूरत है तो दीजिए पैसे। बा बोलती है कि तेरी ज़रूरत है और हमारी ज़रूरत फिजूल खर्ची, और तू तो दूसरों के बच्चों पे लाखों उड़ाती है, और मैं अपनी बेटी के लिए पैसे क्यों ना खर्चूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि बा मेरा दिमाग ख़राब मत करिए और वो पैसे मुझे अभी के अभी दे दीजिए। बा बोलती है कि वो पैसे मैं अब तुझे नहीं दूंगी। आज तू कमाती है तो तू हम पे हुक्म चला रही है, और इतने साल जब तू कमाती नहीं थी तो तुझे कब तब किसने पाला था? हमने पाला था। 26 साल मेरे बेटे ने तेरे खाने पे, तेरे कपड़ों पे, सब पे खर्चा किया है, तब तो हमने कुछ नहीं बोला। और आज मैंने थोड़े से पैसे के ले लिए तो तुझे वो चुभ रहा है। वैसे भी तू तो वो पैसे तेरी बेटी के आश्रम में देने वाली थी, तो मैंने मेरी बेटी को दे दिए, तो क्या गलत किए? तेरे लिए तो बाहर वाले हमेशा अपने होते हैं, पर मेरे लिए मेरी बेटी, मेरा परिवार सबसे पहले है। अनुपमा फिर बा को बोलती कि आज तक आपने और डॉली बहन ने जब भी पैसे मांगे हैं तो मैंने दिए हैं कि नहीं? और वहाँ वो बच्चों को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है, आप लोगों की शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी थी क्या उस बच्चे की सेहत से? इसलिए मुझे पैसे चाहिए मेरी राही के लिए। बा फिर बोलती कि राही प्रेम और जानकी, बस बाहर वाले तेरे लिए अपने ही होते हैं। अनुपमा फिर बोलती कि वो बाहर वाले नहीं हैं और राही मेरी बेटी है, समझिए आप। बा बोलती कि वो बेटी नहीं बर्बादी है, जब से वो इस घर में आई है तब से इस घर का सुख शांति सब कुछ चला गया है। अनुपमा बोलती कि बा बस बहुत हुआ आपका, आपको मुझे जो कहना है वो बोल सकती हैं, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, समझिए आप। बा बोलती कि मैं तुझे और तेरी बेटी दोनों को सुनाऊंगी, क्योंकि तेरी करतूत मुझे बोलने पे मजबूर कर देता है। अंतमा फिर बा को दोबारा बोलने लगती कि मुझे वो पैसे हर हाल में चाहिए, बा तो दे दीजिए। बा बोलती कि नहीं, मैं नहीं दूंगी वो पैसे, मेरे भी हक के हैं और मैंने कोई चोरी नहीं की है। यही बोल रही थी वो बात, अभी वहाँ ईशानी आती है और बा को बोलती है कि मोटी बा आपने चोरी नहीं की, लेकिन राही ने चोरी की है। फिर ईशानी सबके सामने आती है और वो वीडियो सबको दिखाते हुए बोलती है कि देखिए राही ने बा के अलमारी से पैसे चुराए हैं। ये सुनकर सब कोई हैरान हो जाते हैं और बा अनुपमा को फिर से सुनाकर बोलती है कि देख तेरी बेटी के कारनामे देख। अनुपमा बोलती कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बा फिर बोलती कि प्रूफ तेरे आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी तू मान नहीं रही है। माँ की ममता इतनी भी अंधी नहीं होनी चाहिए अनुपमा। ईशानी फिर ये बोलती है कि राही ने चोरी की है इसलिए वो भाग भी गई। बा फिर अनुपमा को ये भी बोलती है कि बहुत बेटी बेटी करती थी ना तू, तो देख तेरी बेटी चोर निकली। डॉली भी फिर ये बोलती कि वो चोर नहीं बल्कि क्रिमिनल है, पहले मर्डर करके भागी थी और आज चोरी करके भागी है। बा फिर बोलती कि मुझे तो पहले से ही पता था कि इसकी बेटी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। फिर डॉली और बा के बार बार लगाए हुए इल्ज़ाम को रोककर अनुपमा जोर से चिल्लाकर ये बोलती कि मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती, बस करिए आप लोग। फिर तोशु ये बोलने लगता कि मम्मी 10 लाख देकर आप उसे यहाँ लेकर आई इसलिए ताकि वो हम सबको लूट कर भाग जाए। मैं अभी के अभी पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। फिर अंश परी तोशु को रोकते हैं और बोलते हैं कि ऐसा मत कीजिए, राही हुई ऐसे नहीं है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं उनके बारे में। पाखी फिर अंश और परी को रोकती है और बोलती है कि अब तुम लोग उसे बचाना बंद करो, ये तो मेरी बेटी चालाक निकली कि उसने ये वीडियो पहले से ही बना लिया था, वरना मम्मी तो कभी ये बात नहीं मानती कि उनकी बेटी चोर है। फिर इसी बीच आद्या भी उन पैसों को लेकर रास्ते में भाग रही होती है, बस स्टैंड पे पहुंचती है द्वारका जाने के लिए, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।